हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 5 मार्च 2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में आपके टोटल इतनी शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के 5/3/2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 5/3/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया कि यदि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि रेशियो कितना दिया गया, 49/25 यानी कि 49/25 दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके आयतन का अनुपात यानी कि उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है गोला का 4πr²। क्या होता है? 4πr² होता है किसी के गोले यानी कि स्फीयर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³ होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr² और उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³ होता है। तो यहां पर जो है क्या दिया गया, इसके एरिया का यानी कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया। तो क्षेत्रफल का जब अनुपात यानी कि जब दो गोले का क्षेत्रफल का अनुपात में उसे दिया जाएगा तो दोनों में क्या कॉमन 4π रहेगा? दोनों में क्या कॉमन रहेगा? 4π कॉमन रहेगा। यानी कि जब इसे रेशियो में चेंज किया जाएगा तो दोनों का 4π क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। यानी कि जो रेशियो आपका यहां पर जो त्रिज्या आपकी r रहेगी यानी कि जो आपकी त्रिज्या की वैल्यू रहेगी उसी के स्क्वायर का यहां पर क्या रहेगा? अनुपात में वैल्यू रहेगा। यानी कि जो त्रिज्या का स्क्वायर रहेगा उसी का अनुपात में यहां पर वैल्यू रहेगा। यानी कि उसके त्रिज्या का अनुपात में अगर वैल्यू निकालना है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? r² बराबर यहां पर 49 है तो r का वैल्यू निकालने के लिए यहां पर क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे। जैसे कि यहां पर √49, यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं कि क्या अनुपात दिया गया था? 49/25 दिया गया था। तो यहां पर क्या r² है तो r² का r निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां पर अंडर रूट दोनों में बैठा देंगे। तो यहां पर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा। यानी कि दोनों गोले का त्रिज्या का अनुपात यानी कि रेडियस का रेशियो कितना आ गया? 7/5 आ गया। कितना आ गया? 7/5 आ गया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? उनके आयतन यानी कि वॉल्यूम का अनुपात पूछा जा रहा है। तो जब उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन का अनुपात लिया जाएगा तो क्या दोनों के गोले में 4/3π जो क्या रहेगा? दोनों में सेम होगा। तो जब इसे रेशियो में चेंज किया जाएगा तो 4/3π कट जाएगा और जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? आपका r³ वैल्यू रहेगा। जो आपका वैल्यू अनुपात में होगा, किसका वैल्यू होगा? त्रिज्या का क्यूब का वैल्यू होगा। तो यहां पर क्या करेंगे? उनके आयतन का अनुपात निकालने के लिए इनके त्रिज्याओं का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे उनके त्रिज्याओं का। तो यहां पर क्या करेंगे? 7 का क्यूब कितना होता है आपका? 7×7=49 होता है। कितना होता है? 343 होता है 7 का क्यूब। और 5 का कितना होता है? तो 5×5=25 होता है। यानी कि 5 का क्यूब आपका कितना हो गया? 125। यानी कि उनके आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा? 343/125 यानी कि 125 होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है? ग्राफ दिया गया। ग्राफ में क्या दिए गए? सभी का डिग्री दिया गया है। जैसे कि हॉकी 63 डिग्री है, फुटबॉल 54 डिग्री है, क्रिकेट आपका 81 डिग्री है और अन्य जो है कितने हैं? 162 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि पूरे वर्ष में संपूर्ण खेलों पर
18,000 रुपये खर्च होते। यानी कि टोटल जो खेल है उन पर कुल खर्च कितना हो रहा है, 18,000 रुपये खर्च हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है तो क्रिकेट पर, यहाँ पर ये टेनिस नहीं है, ये टेनिस नहीं है, ये आपका क्या था, क्वेश्चन में आपका फुटबॉल था, यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर जो आपके परीक्षा में क्या पूछे गए थे, फुटबॉल पूछे गए थे। तो यहाँ पर बोला गया है कि बताइए क्रिकेट पर फुटबॉल के अपेक्षा कितनी अधिक खर्च हुई है। क्या पूछा जा रहा है कि क्रिकेट पर फुटबॉल की अपेक्षा कितनी खर्च हुई है। तो सबसे पहले टोटल खर्च जो है कितना दिया गया है, 18,000 रुपये। और एक सर्कल का ये जो टोटल सर्कल है उसमें कितने डिग्री हुए होंगे, टोटल जो है एक सर्कल में कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री टोटल होंगे। और इन 360 डिग्री का टोटल वैल्यू खर्च में कितना दिया गया है, 18,000 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया, 18,000 रुपये दिया गया। तो यहां पर से हम लोग क्या निकाल सकते, 1 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते। क्या निकाल सकते, 1 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते। यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, 36 से काटेंगे 1800 को तो कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 डिग्री का वैल्यू रुपये में कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। कितने रुपये आ गए, 50 रुपये आ गए। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिकेट पर फुटबॉल से कितना अधिक खर्च किया गया। यानी कि फुटबॉल पर कितना डिग्री खर्च किया गया, 54 डिग्री। क्रिकेट पर कितना किया गया, 81 डिग्री। यानी कि क्रिकेट पर 81 डिग्री खर्च किए गए, फुटबॉल पर 54 डिग्री खर्च किए गए। तो यहां पर जो है फुटबॉल से कितना अधिक क्रिकेट पर खर्च किया गया, तो उसका डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतर यानी कि उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहां पर अंतर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा 7, यहां पर 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा। यानी कि आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा क्रिकेट के खर्च पर, और फुटबॉल के खर्च का अंतर कितना हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री का वैल्यू रुपये में 50 रुपये है, तो 27 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ से 27 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, क्रिकेट और फुटबॉल पर खर्च का अंतर निकल जाएगा। तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 27 डिग्री बराबर 27 पचे आपका कितना होता है, 135 होता है। 135 पे 1 शून्य, यानी कि दोनों के खर्च का, क्रिकेट और फुटबॉल पे खर्च का अंतर कितना आ गया, 1350 रुपये। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर ये भी आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में आपसे यहां पर देखेंगे पूछा क्या गया है। यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अन्य खेलों पर, क्या पूछा जा रहा है, अन्य खेलों पर कुल खर्च का कितना प्रतिशत खर्च होता है। यानी कि अन्य जो है कितने हैं, यहाँ पर 162 डिग्री है। कितने डिग्री है, 162 डिग्री है। मैं यहाँ पर पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 डिग्री का वैल्यू जो है कितना रुपये है, 50 रुपये है। मैं पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ निकाल कर कि 1 डिग्री जो है कितने रुपये के बराबर है, 50 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 डिग्री का वैल्यू कितने रुपये है, 50 रुपये है। कितना है, 50 रुपये। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है रुपये से मतलब नहीं है, यहाँ रुपये से मतलब नहीं है। अगर परसेंट में वैल्यू पूछ रहा है तो रुपये से मतलब नहीं है, रुपये से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ परसेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैंने गलत समझ लिया। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सिर्फ परसेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर अन का जो है कितनी डिग्री है, अन जो है कितनी डिग्री है, 162 डिग्री है। टोटल कितने डिग्री में से, टोटल जो है कितने डिग्री में से, 360 डिग्री में से। जब यहां पर जो है प्रतिशत खर्च पूछा जा रहा है, लेकिन आपको खर्च रुपये में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें परसेंट में वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम डिग्री पर से डायरेक्ट यहां पर परसेंट में वैल्यू ला सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट पैसे में पहले वैल्यू नहीं लाकर इसे डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर हम लोग करेंगे डिग्री से इसका परसेंट लाएंगे कुल खर्च का, अन्न का। तो यहाँ पर टोटल खर्च जो है कितना डिग्री होता है, अन्न पर 162 डिग्री, कुल कितने में से, 360 डिग्री में से। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यहाँ से कितना बार में चला जाएगा, 18 बार में। 18 से 162 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 बार में चला जाएगा। यानी कि 9 पचे आपका कितना हो गया, 45% आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 45% आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा।
तो जब आपका यहाँ पर किसी भी तरीके के प्रश्न में परसेंट का वैल्यू पूछे तो जरूरी नहीं है उसे अंक या फिर खर्च निकालने का। परसेंट का वैल्यू कुछ अपने से मानकर या फिर कुछ दिया गया है डिग्री की तरह, तो उसे मानकर आप परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर खर्च निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में 42 छात्रों का औसत अंक कितना है, 64 है। यानी कि एक परीक्षा है उसमें 42 छात्र है, उनका जो है एवरेज मार्क कितना है, 64 है। फिर बोला गया कि बाद में यह पाया गया कि 3 छात्र के वास्तविक अंक क्रमशः 64, 42, 26 के बजाय 72, 58 और 44 पढ़ लिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सही औसत अंक, यानी कि जो आपका इन अंकों के बजाय ये सारे अंक ले लिए गए हैं, तो उनका परिवर्तन में जो भी अंतर आया है उसे जो है इस अंक से घटाकर सही औसत अंक कितना है वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 42 छात्रों का औसत अंक दिया गया उनका क्या कर लेंगे, योग निकाल लेंगे कि उनका जो है पूरा अंकों का योग कितना है। जैसे कि यहाँ पर कितना टोटल दिया गया, 42 छात्र दिया गया, उनका औसत अंक कितना दिया गया, 64 दिया गया। तो जब गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल अंक निकल जाएगा। उन 42 छात्रों का क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं हम लोग, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 12 16 आपका कितना हो गया 28, 2 6 चौक 24 और 2 26 हो गया। यानी कि टोटल अंक आपका कितना हो गया, 2688। कितना हो गया, 2688 टोटल अंक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये टोटल जो है लेना कितना था अंक, यानी कि उसमें जो है कितने अंक शामिल करने थे और कितना जो है अधिक जो है शामिल कर लिया गया है, उसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले शामिल कितना करना था, 64, 42 और 26 शामिल करना था। यानी कि तीनों का योग कितना हो जाएगा, तो 64 और 26 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 9 90, 90 और 42 आपका कितना हो जाएगा, 132। यानी कि उन संख्याओं में उन 3 संख्याओं का योग कितना लेना चाहिए था, 132, लेकिन ले कितना लिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़कर देख लेंगे। तो 58 और 44, तो 5 और 9 1 10, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 172। यानी कि लेना असल में था उन तीनों संख्याओं का योग 132, लेकिन ले कितना लिया गया, 172। यानी कि कितना अधिक ले लिया गया, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि 40 अंक जो है क्या किया गया है, अधिक ले लिया गया है। क्या किया गया है, 40 अंक अधिक ले लिया गया है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 40 जो अंक अधिक लिए गए उसे क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो आपका उन 42 छात्रों का सही अंकों का योग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 26 आ जाएगा। यानी कि उन 42 छात्रों का सही अंकों का योग कितना है, 2648 है। तो इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 42 से भाग दे देंगे तो आपका सही औसत अंक आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 से काट लेते हो तो 7 42, 7 21 आपका 5 बचा, तो 7 7 49, 7 21 5, 7 7 49। हम लोगों ने शायद कुछ गलत कर लिया, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 और 26 आपका कितना हो जाता है, 40 26 6 4 10 हो, 6 2 8 1 9 9 4 13 132, ये आपका ठीक है। यहाँ पर 80 और 72, 7 5 12, 7 5 12 1 13, 13 4 17। यहाँ पर आपका 172 नहीं 174 होगा, मैंने यहाँ पर गलत जोड़ लिया था। यहाँ पर क्या होगा, 174 होगा। तो 174 में से 132 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 174 में से 132 जाएगा तो यहाँ पर आपका 42 बचेगा। कितना बचेगा, 42 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 42 माइनस करेंगे। यहाँ पर मेरे से यहाँ पर जो है गलती हो गई, तो यहाँ पर क्या किया है हम लोगों ने, यहाँ पर सुधार लिया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 42। तो 42 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 7 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 या 21, 5 बचा, तो 7 7 49, तो आपका कितना हो गया, 5 यानी 7 8 56 हो गया। फिर 6 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 6 6 36, 6 3 18। यानी कि सही औसत अंक आपका कितना आ गया, 63 आ गया। कितना आ गया, 63 आ गया। यानी कि पहले उनका जब गलत औसत अंक लाया गया था तो कितना था, 64 था। तो जब उसे सुधार कर कितना लाया गया, 63 लाया गया। यानी कि आपका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 63 बिल्कुल सही होगा।
तो यहाँ पर जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो बाद में हम लोगों ने सुधार लिया, तो औसतन क्या आया 63 आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पहले एक पिता और उसके बेटे की आयु का अनुपात कितना है, 5:3 यानी कि 5:3 था। 5 वर्ष पहले उसके पिता यानी कि फादर और उसके बेटे यानी कि सन का जो है कितना रेशियो था, 5:3 था 5 वर्ष पहले। फिर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अब से 10 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता है, यानी कि कौन सा अनुपात जो है उनके बेटे और उनके पिता यानी कि उनके पिता और बेटे का आयु का अनुपात किसी भी समय किसी भी अवधि में यानी कि 10 वर्ष बाद तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो दिया गया कि पहले क्वेश्चन में दिया गया कि 5 वर्ष पहले इनका ये अनुपात था, अब से 10 वर्ष बाद इनका क्या अनुपात इन चारों ऑप्शन में से नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना होगा, इन चारों ऑप्शन का चेक करना होगा। क्या करना होगा, इन चारों ऑप्शनों को चेक करना होगा। चेक किस तरीके से करेंगे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, फादर का उम्र का यानी कि आयु को क्या मान लेंगे 5x, सन का आयु क्या मान लेंगे 3x मान लेंगे। तो 5 साल पहले फादर जो है कितना है 5x, सन कितना है 3x। तो अब से 5 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान समय करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 5 से जोड़ देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, फादर का ऊपर का क्या था फादर, नीचे क्या है सन यानी कि ऊपर पिता है, नीचे क्या है बेटा, यानी कि पिता की वर्तमान आयु क्या हो गई 5x + 5, बेटे की वर्तमान आयु क्या हो गई 3x + 5। फिर पूछा जा रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद, यानी कि क्या करेंगे दोनों में 10-10 साल जोड़ देंगे। क्या करेंगे 10-10 साल जोड़ देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 5x + 15 बटा में आपका क्या करेंगे यहाँ पर 3x + 15 करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर वाला फादर का आ गया, नीचे जो है आपका क्या आ गया सन आ गया। तो हमें इस सब रेशियो को क्या करना होगा, इक्वल में करके चेक करना होगा। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8/7 लिखेंगे। यहाँ पर चेक करने के बाद हमें यक्स का एक निश्चित मान मिलेगा। अगर यक्स का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है तब तो वो सही है, जिसका मान अगर निगेटिव में चला जाएगा तो वो जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्यों गलत होगा, क्योंकि कभी भी किसी व्यक्ति का उम्र निगेटिव नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का उम्र या तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 50 साल ये आपका होगा, कभी भी किसी का उम्र निगेटिव नहीं होता है। तो यक्स का मान अगर निगेटिव आ जाएगा तो उस व्यक्ति का पूरा उम्र क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का उम्र निगेटिव नहीं होता है, यानी कि जिस रेशियो का वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर यक्स का वैल्यू निगेटिव आएगा तो वो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, यानी कि वो ऑप्शन इस जो है क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पहला ऑप्शन नंबर चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 8/7। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 7×5 = 35, 8 × 24 यानी कि 35 में से 24 गया, 35 में से 24 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 11 यक्स, बराबर आपका कितना हो जाएगा 15×8 = 120। और यहाँ पर कितना हो जाएगा अंतर हो जाएगा आपका 15 का, यानी कि यहाँ पर यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यक्स का वैल्यू आ जाएगा 15/11। कितना आ जाएगा 15/11 वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ये रेशियो जो है सही हो, मतलब कि यक्स का वैल्यू ये रेशियो क्या है ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे 8/7 की जगह क्या करेंगे 3:2 यानी कि 3/2 वैल्यू पुट करके देखेंगे। क्या करेंगे 3/2 वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो अब दूसरा में देखेंगे कि इसका वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे चेक करेंगे 5 दूनी 10 3 तिया 9, कितना 5 दूनी 10 3 तिया 9। तो आपका कितना हो गया यक्स हो गया, यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, आपका यक्स बराबर आ जाएगा 15 तिया 45 15 दूनी 30, यानी कि आपका कितना आ जाएगा वैल्यू 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर यक्स का वैल्यू 15 आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी यक्स का वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं ये एवरेज के। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर सॉरी मतलब ये दोनों ऑप्शन अभी फिलहाल हो सकते थे। तो हमें अब चेक करना है कि तीसरा ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर चेक करेंगे 6/5 अब हम लोग चेक करेंगे।
यहाँ पर से यक्स का वैल्यू देख लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 6 तिया 18, यानी कि 7 यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि यक्स का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, 15/7 आ रहा है। यानी कि यक्स का वैल्यू यहाँ भी क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव में आ रहा है। यानी कि ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका 7/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कि यक्स का वैल्यू निगेटिव आ रहा है या नहीं। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, कितना, 5 तिया 15, 7 तिया 21, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस, कितना आएगा, माइनस में आएगा। 5 तिया 15, 7 तिया 21, यानी कि -6x आएंगे। कितने आएंगे, -6x। और आपका कितना आ जाएगा, 15 चौक 60 आ जाएगा। यानी कि यक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा, -10 आ रहा। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यक्स का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का उम्र निगेटिव नहीं जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर जो है सही आंसर होगा, क्योंकि ये अनुपात को सही नहीं ठहरा रहा है। ये क्या कर रहा है, अनुपात को सही नहीं ठहरा रहा। तो ये क्वेश्चन जो है वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन जो है मैं अभी तक सारे शिफ्टों में आपको, ये आपका बिना ऑप्शन की ये आप बना ही नहीं सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड था। तो इस क्वेश्चन को जो आप परीक्षाओं में अगर जाए तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि सभी रेशियो में यहाँ पर अंतर जो है यूनिट में कितना दिख रहा है, अंतर 1 यूनिट का अंतर दिख रहा है। यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है कितने यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है, 4 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। तो ये जो है आप ऑप्शन डायरेक्ट परीक्षा में मारकर आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो है हमेशा आपका ये इस तरीके से सही जाएगा, लेकिन आप इतना लंबा परीक्षा में नहीं कर सकते और बिना ऑप्शन आप चेक किए आप इस प्रश्न को बना भी नहीं सकते। तो अगर आप परीक्षा में जब इतने बड़े प्रश्न को आप देखें तो आप क्या करें, जो भी आपको ऑप्शन में अंतर दिखे, ऑप्शन में जो है आपको ज़्यादा कुछ अंतर दिखे तो आप वो ऑप्शन टिक करके चले आएंगे, आपका जो है उसमें सही होने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहे तो इतना लंबा बना सकते हैं या फिर बाय ऑप्शन यहाँ पर बना सकते हैं आप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको बॉडमास थ्योरम पता होना चाहिए। मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूं तो मैं इसमें नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर भाग करेंगे। तो 6 भाग 6 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। आगे क्या है, +6 है तो +6 लिख लेंगे हम लोग नीचे। माइनस यहाँ पर क्या है, गुना है तो गुना करके हम लोग लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54, 54 नीचे लिख लेंगे हम लोग। -6 है तो -6 लिख लेंगे। फिर आगे क्या है, 6 × 9 यानी कि प्लस क्या है, 6 × 9 तो क्या करेंगे, 9 × 6 = 54 होता है तो 54 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, +6 -6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। -54 + 54 कट जाएगा। यानी कि इस पूरे सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर आंसर कितना आया, 9 आया। कितना आंसर आया, 9 आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि अजय की नाव की गति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अजय की नाव की गति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी जो है कितनी जो है उस अजय को जो है नाव के द्वारा जो है कितनी दूरी तय करनी है, तो 30 किलोमीटर दूरी तय करनी है। और क्या बोला गया कि उसे जो है जो नाव जो चला रहा है वह किस दिशा में चला रहा है, तो धारा की दिशा में चला रहा है। तो जब नाव को धारा की दिशा में चलाया जाता है तब उसकी गति, कुल गति क्या होती है, नाव की गति प्लस धारा की गति उसकी कुल गति होती है। जब नाव को धारा की दिशा में चलाया जाता है तब उस नाव की गति जो है क्या होती है, कुल
वो एक तो नाव की गति होगी प्लस उसमें जो धारा की गति है, उन दोनों का योग क्या हो जाता है, उससे नाव की गति हो जाती है। तो क्या करेंगे, टोटल जो है यहाँ पर चाल कितना हो गया, तो 6 4 10 हो गया। तो समय बराबर क्या बोला गया, दूरी बटा चाल। तो दूरी 30 किलोमीटर और कुल चाल कितना हो गया, यहाँ पर 6 4 10 किलोमीटर हो गया। तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, 3 आपका क्या आ गया, 3 आवर आ गया। यानी कि अजय को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सी संख्या जो है क्या है, सबसे बड़ा है। यानी कि बोला जा रहा है, सबसे पहले पहला ऑप्शन में क्या बोला गया कि अंकित मूल्य 500 रुपये पर 7% छूट दी जाती है। यानी कि अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है, 500 रुपये, उस पर छूट कितना दिया जा रहा है, 7% छूट। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि कुल छूट जो है रुपये में जो है कितना है। तो 500 का क्या निकालेंगे हम लोग, 7%। तो 500 का 7% कितना होता है, 7 × 5 = 35 रुपये होता है। कितना होता है, 35 रुपये होता है। आप निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि 500 रुपये इंटू 7%, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 0 चला गया, 7 × 5 आपका कितना आ गया, 35 आ गया। यानी कि यहाँ पर जो है मूल्य कितना है इस ऑप्शन का, 35 रुपये। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि 320 रुपये पे अब क्या दे रहा है, 10% छूट दे रहा है। 320 रुपये पे क्या दे रहा है, 10% छूट दे रहा है। यानी कि 320 का 10% कितना हो जाएगा, 32 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा किसका वैल्यू है। तो सबसे बड़ा फिलहाल तो 35 है, 32 तो उससे छोटा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 240 का 12% निकालेंगे। तो 240 का 12% आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48। यानी कि 240 और 48 तो 288, यानी कि 28.8 रुपये आता है। कितना आता है, 28.8 रुपये आ रहा है। यानी कि ये भी क्या है, आपके 35 रुपये से छोटा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता। तो कौन सा आपका ऑप्शन मात्र सही है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें जो है सबसे बड़ी छूट यानी कि सबसे बड़े रुपये में जो है छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक कक्षा में कुल 60 लड़के और लड़कियां, यानी कि टोटल जो है छात्रों की संख्या कितनी है, 60 है। यानी कि टोटल कुल कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं मिलाकर। फिर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यानी कि कौन सा अनुपात है जिनको 60 से जो है पूरी तरीके से, यानी कि जिन रेशियो का योग 60 को पूरी तरीके से नहीं काटती है, जिन रेशियो का योग 60 को पूरी तरीके से नहीं काटेगी, उनका अनुपात वो सही नहीं होगा। जिनका अनुपात का योग 60 को इन कुल छात्रों की संख्या को नहीं काटेगा पूरी इंटीजर वैल्यू में, तब तक वो क्या होगा, अनुपात सही नहीं होगा। तो सबसे पहले यहां पर अनुपात, पहला अनुपात में क्या है, 3:7 है। तो 3:7 है, तो इन अनुपात का योग कितना होगा, तो 10 होगा। तो क्या 60 जो है 10 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है, ये ऑप्शन जो है आपका रेशियो के हिसाब से सही है। यहां पर फिर चेक करेंगे, यहां पर जो है अनुपात का योग कितना है, 5 है। तो क्या 60 जो है 5 से कट रहा है, तो बिल्कुल भी कट रहा है। यानी कि आपका ये आंसर नहीं होगा। फिर यहां पर क्या अनुपात का योग कितना है, 4 है। 60 क्या 4 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। यानी कि इसे भी जो है बांटा जा सकता है 60 को। तो यहाँ पर ये भी जो है आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर फिर चौथा में क्या है, 6 और 1 7 है। कितना है, 6 और 1 7 है। क्या 60 7 से विभाज्य हो रहा है, क्या 60 7 से विभाज्य होगा, तो नहीं होगा। यानी कि इसे 1:6 के अनुपात में कभी भी नहीं बांटा जा सकता है। कभी भी जो है उन 60 लड़के लड़कियों को इस अनुपात में नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि इनके रेशियो का योग 60 को नहीं काटता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात कितना है, 6:5 है, और उनकी गति का अनुपात कितना है, 3:2 है। एक खंबे को पार करने में
उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में ही बता चुका हूं कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो किसी खंबे को जब पार किया जाता है तो खंबे की कोई भी लंबाई नहीं होती है। खंबे की क्या नहीं होती है, खंबे की कोई भी खुद की लंबाई नहीं होती है। तो किसी खंबे को जब तक उतनी देर में पार किया जा सकता है जितनी देर में उस रेलगाड़ी की खुद की लंबाई को उस खंबे से आगे ले जाने में लगेगा। यानी कि जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी दूरी को पार करने में जितना समय लगेगा वही क्या होगा, उस खंबे को पार करने का समय होगा। तो यहां पर जो है पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 6 है, और उसे गति जो है पहले रेलगाड़ी की गति कितनी है, 3 है। पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 6 है, यानी कि उसे जो है 6 दूरी क्या करनी होगी, उस खंबे को पार करने के लिए तय करनी होगी। और किस चाल से जो है वो ट्रेन चल रही है पहली, तो 3 की चाल से चल रही है। अभी आपको बताया गया कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहला ट्रेन की दूरी, पहले ट्रेन की लंबाई 6 है और उनका गति 3 है। तो ऊपर क्या हो गया, दूरी, नीचे हो गया चाल। इसको क्या करेंगे, अनुपात में चेंज करेंगे। और दूसरा जो है ट्रेन की लंबाई कितनी है, 5 है, और इसकी गति कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका इंटीजर में वैल्यू आ जाएगा, रेशियो का इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 आपका हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 से कट रहा है तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15 आ जाएगा। यानी कि उनके समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4:5। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर पैसे कितने समय में दोगुना हो जाता है। तो कोई भी कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो दोगुना होने का मतलब क्या है, खुद से दोगुना, यानी कि 100% का कोई धन कितना हो गया, 200% हो गया। तो यहां पर ब्याज जो है आपको कितना मिल रहा है, यहां पर ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 100% का कोई धन 200% बोल रहा है हो गया। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो यहां पर जो है आपका साधारण ब्याज जो है टोटल कितना मिल रहा है, तो साधारण ब्याज यहां पर मिल रहा है 200 माइनस 100%, यानी कि टोटल जो है कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, तो 200 माइनस 100%, यानी कि 100% ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टोटल 100% ब्याज मिल रहा है। तो यहां पर 1 साल का ब्याज कितना है, 12%, टोटल उसे कितना मिल रहा है, 100%। तो जब 1 साल के ब्याज को टोटल ब्याज से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा कि कितने समय के लिए उस राशि को ब्याज पर लगाना होगा ताकि जो है राशि क्या हो जाए, खुद का दोगुना हो जाए। तो टाइम निकालने के लिए टोटल हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना हो रहा है, 100%, और प्रत्येक वर्ष जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यानी कि साधारण ब्याज 12%। तो जो सब जब 100% को 12% से भाग दी, यानी कि कुल प्रतिशत को 1 साल के प्रतिशत से भाग दिया जाएगा तो समय निकल जाएगा। तो परसेंट से परसेंट चला गया, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 2500 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि टाइम आपका कितना आ जाएगा, 3 छक आपका हो जाएगा 3 अठी 24, यानी कि 8.1/3 ईयर्स आ जाएंगे। यानी कि उस राशि को 8 साल यानी कि 8.1/3 सालों के लिए लगाना होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि संजय ने अपनी मध्यावधि परीक्षा में 150 में से 75 अंक हासिल किए। 150 में से कितने अंक हासिल किए, 75 अंक हासिल किए। फिर बोला गया कि अपनी वार्षिक परीक्षा में
150 में से अब जो है अगली बार उसने कितना अंक हासिल किया, 105 अंक हासिल किया। तो पूछा जा रहा है आपसे कि उनके द्वारा प्राप्त अंकों में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। क्या पूछा जा रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त अंकों में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, यानी कि हमें ये 150 से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका पहले बार में अंक प्राप्त किया था और जो दूसरे बार में अंक प्राप्त किया गया था उसमें जो है प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब पहले बार में 75 अंक प्राप्त किया, दूसरे बार में 105 अंक प्राप्त किया, तो दोनों के अंकों का अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पर 30 हो रहा है। कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। यानी कि पहले बार में 75 अंक, दूसरे बार में 105 अंक, यानी कि अंक में वृद्धि कितना हुआ, 30 अंक का। और तुलना हमें किससे करने के लिए बोला जा रहा है, पिछले साल के अंक से तुलना करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि 75 को क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए हमें, तो इसे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हल करेंगे इसे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 से 30 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका 10 चौक कितना आ गया, 40% आ गया। कितना आ गया, 40% आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है, 6 है, यानी कि दो संख्याएं, उनका एचसीएफ कितना है, 6 है, और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, 120 है, यानी कि उनका एलसीएम कितना 120 है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए कि दो संख्याओं का संभव युग्म जो है, यानी कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में जो है जिनका एचसीएफ 6 होगा और लघुत्तम यानी कि एलसीएम 120 होगा। इन चारों ऑप्शन में से किसका एलसीएम 120 और एचसीएफ 6 होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इससे मैं आपको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप ये कर सकते हैं, इस तरीके से इसे जो है बनाना होता है कि यहाँ पर जैसे लघुत्तम दिया गया है तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ इंटू, जब दो संख्याएं होती है तो उनका को प्राइम फैक्टर, क्या फैक्टर, को प्राइम फैक्टर का गुणज, यानी कि उन दो संख्याओं के को प्राइम फैक्टर का गुणज किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि एचसीएफ इंटू उन दो संख्याओं के को प्राइम का गुणज, इन दो संख्याओं के फैक्टर के को प्राइम का गुणज, उन दो संख्याओं के फैक्टर जो अंतिम में बचते हैं उनके को प्राइम का गुणज बराबर क्या होता है, एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया गया, 6 दिया गया। कितना दिया गया, 6 दिया गया। और उन दो संख्याओं का गुणज एक्स वाई यहाँ पर रहने देंगे। और एलसीएम कितना दिया गया, 120 दिया गया है। तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे 120 को, कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। यानी कि एक्स वाई का वैल्यू अगर हम 20 को एक दूसरे के को प्राइम में तोड़ना चाहें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, 5 × 4, क्या यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू इस तरीके से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आ जाएगा और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि क्योंकि मैंने आपको बोला था कि x y का वैल्यू क्या होता है, उन दो संख्याओं का को प्राइम फैक्टर होता है। क्या होता है, दो संख्याओं का को प्राइम फैक्टर होता है। तो एक फैक्टर 5 हो गया एक संख्या का, एक फैक्टर क्या हो गया आपका, 4 हो गया दूसरी संख्या का। यानी कि 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या निकाल सकते हैं, दोनों संख्या फिर निकाल सकते हैं, पहली संख्या भी निकाल सकते हैं और दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। पहली संख्या निकालने का तरीका क्या होगा, जैसे कि उनका क्या करेंगे, पहली संख्या हो जाएगी एच और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एच वाई, यानी कि एचसीएफ इंटू एक्स, और दूसरी संख्या वो हो जाएगी एचसीएफ इंटू वाई हो जाएगी। तो एचसीएफ कितना है, 6 है। एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना दिया गया, 6 दिया गया। और उनका जो है को प्राइम फैक्टर यानी कि एक्स का मान कितना आया, 5 आया। यानी कि कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, एचसीएफ यानी कि एचसीएफ 6 है और वाई का मान कितना है, 4 है। यानी कि 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी कि एक संख्या 24, एक संख्या 30। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, बेसिक तरीका से बनाने का तरीका। अगर आप इसे बाई ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो बाई ऑप्शन से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि 12 और 60 का हमें एचसीएफ क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है।
तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। 12 और 40 में एचसीएफ आपका कभी भी 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 40 में 6 का कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन बी नहीं हो सकता। उसी तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 18 एक संख्या 40 है, यानी कि 40 कभी भी 6 से नहीं कटेगी, यानी कि ये 40 जो है 6 का फैक्टर नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन आप छाट चुके हैं। यहाँ पर अगर इसे एलसीएम, एचसीएफ तो इसका 6 है, लेकिन एलसीएम क्या इसका 120 आएगा, तो एलसीएम इसका 120 नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो एकमात्र आपका ऑप्शन बचता है, कौन सा ऑप्शन बचता है, डी बचता है। तो बाई ऑप्शन आप बनाना चाहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बेसिक आपका ये तरीका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम मैं पहले वाले वीडियो में काफी बार बता चुका हूं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 16 को 4 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 16 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और क्या करेंगे आप, 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब क्या करना है, फिर 16 को 4 से भाग करना है। यहां पर छोटे ब्रैकेट को जब हम लोगों ने हल किया तो 16 को 4 से भाग किया तो 4 आया। फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद में क्या किया, हम लोगों ने 4 से गुना किया तो 4 चक कितना हो गया, 16 हो गया। अब क्या करना है, 16 को 4 से भाग करना है। तो 16 को जब 4 से भाग करेंगे तो इस पूरे सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, फिर यदि वह 1/4 गेहूं 12% के लाभ पर बेचता है तो 15% की समग्र लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को जो है कितना लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए। तो यहां पर जो है सबसे पहले यहां पर बोला क्या गया कि टोटल जो है क्या है, 1/4 को 12% लाभ पर बेच दिया गया, यानी कि 1/4 इस तरीके से है, क्या है 1/4, यानी कि टोटल मान लेते टोटल जो है गेहूं कितना है, 4 यूनिट है। टोटल जो है क्या मान लेते, नीचे 4 है तो क्या मान लेते, टोटल गेहूं कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। उनमें से एक जो है क्या कर देता है, 12% के लाभ पर बेच देता है। क्या कर देता है, 12% के लाभ पर बेच देता है। बचा कितना, 4 यूनिट टोटल जो है क्या है, गेहूं है। उसमें से एक यूनिट क्या करता है, 12% के लाभ पर बेच देता है। तो बचा कितना यूनिट गेहूं, 4 में से एक बेच दिया, यानी कि शेष बचा हुआ गेहूं कितना है, 3 यूनिट है। उसे जो हम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर हमें 15% का लाभ हो। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक यूनिट, कुल गेहूं का 1 यूनिट 12% के लाभ पर बेचा, तो शेष गेहूं यानी कि 3 यूनिट को कितने लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर 15% का लाभ हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है आसानी से हल करने के लिए सबसे पहले यहां पर जो है क्या करेंगे, 1 को 12 से गुना करेंगे। तो 1 को जब 12 से गुना करेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। यानी कि 12% उसने अभी तक प्रॉफिट कमा चुका है पहले वाले भाग को बेचकर। और वो जो है टोटल कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, टोटल जो है यहाँ पर 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है। टोटल कितने गेहूं में से, तो टोटल गेहूं कितना, 1 यूनिट यहाँ पर, 1 यूनिट यहाँ पर, यानी कि टोटल गेहूं 4 यूनिट है। तो 15 में जब 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 60% आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर उसे जो है 60% लाभ कमाना चाहता है। कुल जो है कितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है, 60% लाभ कमाना चाहता है। और उसने अभी तक 12% लाभ कमा चुका है। तो उसे जो है कितना और लाभ कमाना होगा, उसे जो है कितना और लाभ कमाना होगा। तो 60 कमाना उसे लाभ है कुल, उसमें से 12 कमा चुका। तो क्या करेंगे, 60 माइनस 12 करेंगे। क्या करेंगे, 60 माइनस 12 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 60 माइनस 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी कि 48% अभी भी कुल मिलाकर उसे लाभ कमाना है। लेकिन कमाएगा कितने, 3 यूनिट गेहूं पर लाभ कमाएगा।
कितने यूनिट गेहूं पर, 3 यूनिट गेहूं पर लाभ कमाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। तो आपका कितने प्रतिशत लाभ पर शेष गेहूं को बेचना चाहिए वो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 से काटेंगे 48 को, तो कितना बार में चला जाएगा 16 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया 16%। कितना आ गया 16% आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिकेट की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने प्रतिशत कम खर्च हुआ। क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया। तो क्रिकेट पर जो है कितना खर्च किया गया 81 डिग्री, फुटबॉल पर कितना खर्च किया गया 54 डिग्री, फुटबॉल पर कितना खर्च किया गया 54 डिग्री खर्च किया गया। क्रिकेट पर कितना खर्च किया गया 81 डिग्री। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों के डिग्री का अंतर निकालेंगे। तो दोनों के डिग्री का अंतर कितना हो जाएगा 81 माइनस 54 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 डिग्री आ जाएगा। यानी कि क्रिकेट पर जो है फुटबॉल से 27 डिग्री अधिक खर्च किया जाता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। तो तुलना किससे करना हमें, कुल क्रिकेट से, यानी कि अधिक खर्च 27 डिग्री किया जाता है, तुलना करना है क्रिकेट से। तो क्रिकेट का वैल्यू कितना 81 डिग्री, यानी कि 81 डिग्री खर्च किया जाता है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 27 थी आपका कितना हो जाएगा 81, 100/3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 33.1/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा वैल्यू 33.1/3%। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुना हो जाती है। 10 वर्ष में क्या हो जाती है वो राशि दोगुना हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह राशि उस ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। क्या पूछा जा रहा है कि अगर वह राशि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। जैसे कि यहां पर बोला गया, यहां पर मैं लिख देता हूं कि 10 साल में कितना हो गई वो राशि खुद की 2 गुना हो गई। यानी कि पहले कोई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन P मान लेते, तो P से क्या हो गई 2P हो गई। क्या हो गई 2P हो गई। क्या हो गई 2P हो गई। तो इससे जो है 4 गुना यानी कि 2P से क्या 4P, 2P से क्या 4P होने के लिए कितना समय जो है लगेगा। तो ये इस तरीके के प्रश्न में समय हमेशा क्या होता है गुना होते जाता है। जैसे कि 2 गुना यहां पर बोला गया तो हमेशा जो है क्या होता जाएगा 2 गुना होता जाएगा, और समय क्या होता जाएगा प्लस होता जाएगा। जैसे कि 10 साल में 2 गुना हुआ तो अगले 20 साल में क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 गुना कितना होगा तो इसमें क्या करेंगे फिर से एक बार 2 गुना कर देंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 8 गुना कितना होगा, यहाँ पर क्या करेंगे फिर से 2 से गुना कर देंगे तो 8P हो जाएगा, और इधर जो समय होगा फिर से 10 साल जुड़ जाएगा यानी कि 30 साल होगा। तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समय में अगर 2 गुना बोला तो 2 गुना होता जाएगा, 3 गुना बोला तो 3 गुना होता जाएगा, और समय में जो आपका शुरुआती समय रहेगा उतना का जो आपका क्या होता जाएगा प्लस होता जाएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर आपसे क्या पूछा जा रहा था 4 गुना का, तो 4 गुना कितने समय में होगा तो 20 साल में होगा। कितने साल में होगा 20 साल में होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक निश्चित राशि को P, Q और R के बीच इस तरह बांटा जाता है कि P को मिलने वाली प्रत्येक रुपये के लिए Q को जो है कितने मिलते हैं 75 पैसे मिलते हैं। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि P, यहां पर मैं Q लिख लेता हूं, यानी कि P को अगर 1 रुपया कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, यानी कि P को अगर 100 पैसे मिलते हैं तो Q को उसके बराबर यानी कि उसके हिसाब से 75 पैसे मिलते हैं। अगर P को 100 पैसे मिलते हैं तो Q को कितने मिलते हैं 75 पैसे मिलते हैं। फिर आगे बोला गया
Q और आपका R है। फिर बोला गया कि Q को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए R को जो है कितने पैसे मिलते हैं, 50 पैसे मिलते हैं। यानी कि Q को अगर 1 रुपये यानी कि 100 पैसे मिलते हैं तो R को कितने पैसे मिलते हैं, 50 पैसे ही मिलते हैं। यानी कि सभी को क्या करेंगे, रेशियो में चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि P को 100 पैसे मिलते हैं तो Q को 75 पैसे ही मिलते हैं, और Q को 100 पैसे मिलते हैं तो R को 50 पैसे ही मिलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि R की कुल राशि 36 रुपये, R की कुल राशि कितने रुपये, 36 रुपये है, तो कुल राशि में P का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर Q का रेशियो का वैल्यू क्या करेंगे, सेम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर Q क्या है, 75 है, यहाँ पर Q क्या है, 100 है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेशियो में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो रेशियो में बराबर करेंगे, यहाँ पर 25 से पहले काट लेंगे तो 25 और 100, 25 या 75 आपका हो गया, 50 दूनी यहाँ पर क्या करेंगे, 100 काट लेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 गुना करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, PQR का एक निश्चित अनुपात आ जाएगा। यानी कि P कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, Q आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और R आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। R आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि PQR का निश्चित अनुपात कितना आ गया, 8:6:3 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, तीनों के पैसे जिस अनुपात में मिले हैं वो क्या आ गया, अनुपात आ गया। यानी कि R का यहाँ पर जो है कितना रुपये मिले, 36 रुपये मिले। यानी कि इस R के 3 यूनिट का वैल्यू कितने रुपये, 36 रुपये है। यानी कि 3 यूनिट बराबर कितने रुपये है, 36 रुपये है। तो हमें 1 यूनिट का पता चल जाएगा यहाँ पर से, तो कितना हो जाएगा, 12। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने रुपये है, 12 रुपये है। तो हमें चाहिए क्या, P का हिस्सा चाहिए। तो P को जो है कितना धनराशि मिला, 8 यूनिट मिला। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12 रुपये है, हमें चाहिए क्या, P का हिस्सा चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12 रुपये, तो P जो है 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12×8=96। यानी कि P को जो है कितने रुपये मिले होंगे, कुल राशि का 96 रुपया मिला होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 5 + 5 + 5 कितने बार है, 200 बार है। कितने बार है, 200 बार है। तो आपको इस तरह के प्रश्न में आपको पहले एक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे जो है बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। जैसे कि मान लेंगे हम यहाँ पर 200 की जगह 5 कर देते कि बताइए कि 5 को जब 5 बार जोड़ा जाएगा तब उनका योग कितना आएगा। जैसे कि मैं बोल दूं कि 5 को 5 बार जोड़ा जाएगा तो योग कितना आएगा। तो हम लोग इसे जो है इस तरीके से, क्या हम लोग इस तरीके से जोड़ेंगे कि 5 को 5 बार लिख के फिर क्या जी इसे जोड़ेंगे, 5×5 = 25 होगा। इसे इस तरीके से नहीं करना। इसे किस तरीके से करेंगे, जैसे कि कितना बार बोला गया, 5 बार बोला गया। यानी कि 5 को क्या कर देंगे, अगर 5 बार बोला गया तो 5 को क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो संख्या का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ये नहीं कि 5 को जितना बार बोला जाएगा उतना बार लिखकर उसे जोड़ेंगे। जितना बार बोला जाएगा उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपका योग आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 जो है कितने बार बोला जा रहा है, 200 बार बोला जा रहा है। 5 कितने बार बोला जा रहा है, 200 बार बोला जा रहा है। यानी कि कुल योग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 कितने बार, 200 बार। तो 200 से क्या करेंगे, 5 को गुना कर देंगे, तो आपका टोटल योग यानी कि सम कितना आ जाएगा, तो 200 × 5। 200 × 5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 200 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर उसी तरीके से 8 का भी करेंगे तो 8 कितने बार करना है, 100 बार। यानी कि 8 को 100 बार जोड़ेंगे, यानी कि 8 को क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। दोनों का क्या करेंगे, अब योग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, औसत यानी कि एवरेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले योग निकाल लेंगे तब हम लोग औसत निकाल लेंगे। तो टोटल योग जो है इन दोनों संख्याओं का कितना हो गया, 1800 हो गया। कितना हो गया, 1800 हो गया। तो टोटल यहाँ पर नंबर कितना है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, औसत चाहिए। तो टोटल जो है 5 कितने बार थे, 200 बार थे। टोटल 5 कितने बार थे, 200 बार थे। और टोटल 8 कितने बार थे, 100 बार थे। टोटल 5 जो है कितनी बार संख्या थी, 5 बार जो है कितनी बार थे, 200 बार थे। कितने बार थे, 200 बार थे। और 8 कितने बार थे, 100 बार थे। यानी कि कुल संख्या मिलाकर कितनी थी, 200 + 100 यानी कि 300।
यानी कि इन 300 संख्याओं का योग 1800 और टोटल नंबर 300 है। तो जब 1800 को 300 से भाग दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, औसत यानी कि एवरेज आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 3 से काटेंगे 18 को तो कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। यानी कि इन पूरी संख्याओं का योग का औसत, योग करने के बाद उनका औसत कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो आपका ये जो है क्वेश्चन आपको देखने में हार्ड लग रहा है, आपका सॉल्यूशन मात्र ये है, सॉल्यूशन आपका मात्र ये है। ये सब मैंने आपको ये सब सारा समझाने के लिए बोला है, ये सारा आपको समझाने, आपका जो है करना परीक्षा में सिर्फ इतना है। तो आपको ये क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है, क्या बोला गया कि यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो यह अपने मूल क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाता है, 1.96 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि त्रिभुज के आधार क्या होता है, किसी भी त्रिभुज नहीं है, शंकु है, मैं यहाँ पर त्रिभुज बोल गया था, यहाँ पर क्या है, शंकु है। तो त्रिभुज नहीं है, क्या है, शंकु है। यानी कि शंकु का आधार क्या होता है, शंकु का आधार क्या होता है, शंकु का आधार एक वृत्त होता है। तो शंकु के आधार अगर वृत्त है तो वृत्त का फॉर्मूला, यानी कि वृत्त का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त के एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, आपका किसी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हो गया। फिर यहां पर आपसे पूछा जा रहा है तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो शंकु के आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि क्या बोला गया। सबसे पहले बोला गया कि उसके मूल आधार क्षेत्रफल में क्या होता है, 1.9 यानी कि 1.96 गुना हो जाता है। यानी कि अगर इसे इस तरीके से करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1.96 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहां पर आपकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या के कारण, त्रिज्या के आर स्क्वायर होने के कारण इसकी जो है जब वृद्धि की गई तब उसके क्षेत्रफल में 100 यूनिट से कितने यूनिट हो गए, 196 यूनिट हो गए। यानी कि जब वृत्त का यहां पर फॉर्मूला क्या मैंने बोला, पाई आर स्क्वायर, जब उसका त्रिज्या उसका जो है क्या हो जाता है, जब भी जो है उसका आधार बढ़ा, क्योंकि इसके किसी भी वृत्त में पाई हमेशा जो है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो यहां पर जब भी वृद्धि होगी उसकी त्रिज्या में तभी उसके जो है क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। यानी कि जितनी त्रिज्या में वृद्धि होगी उसी के हिसाब से क्या होगा, उसके कुल क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। यानी कि यहां पर उसकी त्रिज्या में वृद्धि कितनी हो गई, 100 यूनिट से 196 यूनिट हो गई। क्या हो गई, 100 यूनिट से उसके 196 यूनिट हो गए। और इसके यहां पर जो है क्या हो गया, जब इसके त्रिज्या में यहां पर जो है त्रिज्या में चेंज आ गया, तो त्रिज्या अब क्या हो गया, इस पूरे शंकु को जो है अब क्या करेगी, ये प्रभावित करेगी। तो प्रभावित करेगी तो वॉल्यूम में भी क्या रहेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको बताया गया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी कि 1/3 पाई पहले भी थी अब भी रहेगी, पाई पहले भी थी अब भी रहेगी, और यच का मान पहले भी जितना था अब भी उतना ही रहेगा। यानी कि आर स्क्वायर पहले भी जो है क्या हुआ था, आर स्क्वायर पहले भी चेंज था, और नया जब उसका आयतन भी आया तब भी उसका चेंज जो है कितना है, आर स्क्वायर ही है। यानी कि 100 यूनिट से बढ़कर कितने ही हो गई, 196 यूनिट हो गई। यानी कि वृद्धि कितनी हुई है, 100 यूनिट से 196 यूनिट हो गए। तो वृद्धि कितनी हुई है, 96।
कितने में, 100 में। परसेंट में वैल्यू चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 चला गया, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 96%। कितना आ जाएगा, 96% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न को आप 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। मैं आपसे ये क्वेश्चन में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी वृत्त का जब होता है, तो जब भी वृत्त का क्षेत्रफल होगा तब उसके त्रिज्या में जो परिवर्तन आएगी तभी उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगी। और यहाँ पर इसके त्रिज्या में परिवर्तन आया, इसका मतलब वॉल्यूम में भी जो त्रिज्या में परिवर्तन हुई है वही आपकी क्या होगी, पूरे शंकु के आयतन में भी उतना ही परिवर्तन आएगा। तो ये जो है क्या था, ये क्वेश्चन था आपका। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप इसे आसानी से अगर आप समझ जाते कि क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो आप इसे मात्र 10 सेकंड में हल कर सकते हैं परीक्षा में। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि किसी काम को करने में 30 आदमी 30 दिनों का समय लेता है, कोई आदमी किसी काम को करने में, यानी कि किसी काम को करने में 30 आदमी 30 दिन का समय लेता है, तो एक आदमी एक दिन में उस काम के कितने भाग को पूरा कर सकता है। तो मैं आपको काफ़ी बार पहले वाले वीडियो में बता चुका कि एक आपका MDS फार्मूला होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर होता है। भाई आपका क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका M2 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, आपका S2 हो जाएगा, बटा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फार्मूला पे सारा वैल्यू पुट करेंगे। घंटे की संख्या अगर प्रश्न में नहीं दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दी गई है उसका वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकालेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले 30 आदमी कितने दिन काम करते हैं, 30 दिन, यानी कि टोटल आदमी कितने हैं, 30 आदमी। कितने दिन तक काम करते हैं, 30 दिन तक काम करते हैं। कितना काम करते हैं, तो एक काम करते हैं। कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं। यहाँ पर कोई काम नहीं, मतलब एक काम करते हैं। बराबर हो जाएगा कितने अब आदमी काम करे, एक आदमी काम करे। कितने दिन काम करे, एक काम करे। यानी कि हमें निकालना है कि कितना काम करेंगे, तो यक्स काम करेंगे। कितना काम करेंगे, मान लेते कि यक्स काम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 900 यक्स बराबर 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 900 यक्स बराबर 1, यानी कि यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/900 हो जाएगा। यानी कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, कुल काम का 1/900 काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि दो समानांतर चतुर्भुज, यानी कि दो पैरेललोग्राम एक ही आधार पर, यानी कि एक ही बेस पर तथा उनके समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, समान है। यानी कि दोनों समानांतर त्रिभुज, यानी कि दोनों पैरेललोग्राम के एक ही आधार पर है और उनके बीच की दूरी भी क्या है, समान है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन के बीच, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समानांतर रेखाओं के बीच की अगर दूरी सेम है, अगर दूरी, दो समानांतर रेखाओं के बीच जो है दूरी हमेशा सेम होती है और क्या होती है, पैरेलल भी होती है। तो अगर हम लोग इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इसे क्या बना दिया गया, पैरेललोग्राम, ये आपका क्या हो गया, ABCD, ये आपका क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। फिर क्या मैं इसे जो है इस तरीके से भी बना सकता हूँ, एक पैरेललोग्राम आपका इधर बन गया, एक आपका ये पैरेललोग्राम बन गया, ये आपका क्या हो गया, AB, यहाँ पे कर देते EF, आपका क्या हो जाएगा, EF। यानी कि एक पैरेललोग्राम आपका क्या हो गया, ABCD, एक पैरेललोग्राम आपका क्या हो गया, ABEF हो गया। क्या हो गया, ABEF हो गया। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किसी भी पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेस गुना हाइट होता है। एक तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई भी होता है, लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट यानी कि आधार गुना ऊंचाई भी होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला होता है, या तो लंबाई गुना चौड़ाई भी होता है और इसका एक और एरिया का फॉर्मूला होता है बेस गुना हाइट यानी कि आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर जब इसके बेस सेम होंगे,
बेस यहाँ पर क्या है, सेम है, ऊंचाई भी अगर सेम होगी, ऊंचाई भी अगर सेम है, ऊंचाई अगर दोनों पैरेललोग्राम की ऊंचाई भी अगर सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि एक बेस का मान 2 है और एक जो है ऊंचाई का मान भी 2 है, तो क्या बोला गया कि एक इसके त्रिभुज का जो है, सॉरी त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का जो है क्या बोला गया, एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस इंटू हाइट यानी कि 2 इंटू 2, तो इसका भी एरिया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसका भी एरिया कितना आ जाएगा, इसका भी एरिया का फॉर्मूला दोनों एक ही होगा क्योंकि दोनों समानांतर चतुर्भुज है। तो बेस इंटू हाइट, दोनों का बोला जा रहा है कि इसका आधार भी सेम है, हाइट भी सेम है, यानी कि अगर इसका आधार 2 है तो इसका भी आधार 2 है, और इसका अगर हाइट 2 है तो इसका भी हाइट 2 है, यानी कि इसका भी एरिया कितना आएगा, 4 ही आएगा। यानी कि अगर उसका आधार और ऊंचाई सेम होगा तो उनका एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी सेम होगा। तो अगर इसे अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1 आएगा। कितना आएगा, 1:1 आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक नंबर मान के भी दिखा दिया कि यहाँ पर जो है किसी भी स्थिति में जब आपका आधार और ऊंचाई सेम होगा तो रेशियो किस रेशियो में होगा, उनका क्षेत्रफल का अनुपात किस रेशियो में होगा, 1:1 के में होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक टंकी को भरने में एक इनलेट पाइप 8 घंटे का समय लगता है और एक आउटलेट पाइप को इसे खाली करने में 12 घंटे का समय लगता है। यानी कि एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है, ये आपसे बोला जा रहा है। एक भरने वाली पाइप है, एक खाली करने वाली पाइप है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनलेट पाइप जो है कितने घंटे में भर सकती है, 8 घंटे में भर सकती है। और आउटलेट पाइप जो है कितने घंटे में, ये आपका इनलेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, आउटलेट। आउटलेट पाइप जो है कितने घंटे में खाली कर सकती है, 12 घंटे में खाली कर सकती है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना होगा, यानी कि लघुत्तम कितना होगा, 24 होगा। 24 को क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3। 24 को 12 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2। यानी कि पहला जो पाइप है 3 यूनिट के हिसाब से क्या कर रहा है, भर रहा है। पहला पाइप क्या कर रहा है, 3 यूनिट के हिसाब से भर रहा है। और जो दूसरा पाइप यानी कि आउटलेट पाइप है क्या कर रहा है, 2 यूनिट के हिसाब से खाली कर रहा है। यानी कि जब दोनों को एक साथ चला दिया जाएगा, यानी कि पहला पाइप 3 यूनिट से भरेगा, दूसरा पाइप 2 यूनिट से खाली करेगा। यानी कि जब दोनों को चालू कर दिया जाएगा, जब दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाएगा तो मात्र कितना भरेगा, 1 यूनिट भरेगा। क्योंकि 3 तो भरेगा लेकिन उसमें से 2 खाली कर दिया जाएगा, तो कितना मात्र भरेगा, एक जो है घंटे में कितना भरेगा, 1 यूनिट ही भरेगा। हमें टोटल जो है भरना कितना है, 24 यूनिट भरना है। तो क्या करेंगे, 24/1 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम भरना कितना है, 24 है। और भरा कितने तेजी से जाएगा, पर घंटे 1 यूनिट भरा जाएगा। भरना 24 यूनिट है, पर घंटा 1 यूनिट भरेंगे तो 24/1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आवर्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 24 आवर, यानी कि 24 घंटा लगेंगे अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बहुलक यानी कि मोड क्या होगा। इन्हें जो है आपका नंबर दिया गया है सारा, इन संख्याओं का क्या पूछा जा रहा है, मोड पूछा जा रहा है, यानी कि बहुलक पूछा जा रहा है। तो बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपका नंबर दिया गया उनमें से कौन सी संख्या सबसे अधिक बार जो है इन सारे नंबरों में से है। तो 26 यहाँ पर जब देखेंगे तो 26 1 बार, 2 बार, 3 बार है। कितने बार है, 3 बार। कितने बार, 26 जो है कितने बार है, 3 बार है। 32 कितने बार है, 32 1 बार है, यानी कि 32 नहीं हो सकता आपका। 28 भी कितने बार है, 1 बार है, यानी कि 28 भी नहीं हो सकता। 24 कितने बार है, 2 बार है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 26 उससे अधिक 3 बार है। 31 भी 1 बार है, यानी कि 31 भी नहीं हो सकता। यानी कि मात्र एक 26 ऐसा है जिन्हें सबसे अधिक बार इन सारे नंबरों के बीच में लिखा गया है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 26 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यानी कि मोड आपका क्या हो जाएगा, 26 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया कि यदि किसी व्यापारी द्वारा 45 मीटर कपड़ा बेचने पर किया गया लाभ 45 मीटर कपड़ा बेचने पर किया गया लाभ 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि संपूर्ण लेन देन में यानी कि संपूर्ण जो है बेचा गया उसमें जो है लाभ प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीपी बराबर क्या होता है, ईएसपी माइनस लॉस होता है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस हानि होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस हानि होता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या बोला गया, 45 कपड़ा बेचने पर, यानी कि 45 कपड़े का क्या एसपी, 45 कपड़े का क्या एसपी, यानी कि 45 कपड़े का विक्रय मूल्य 5 मीटर कपड़े, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि 5 एसपी के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो जब अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, एसपी है, ये आपका क्या है, टोटल एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। सॉरी, यहाँ पर लॉस नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, मैंने यहाँ पर गलत से लॉस लिख दिया। तो यहाँ पर सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता है, सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी कि लाभ हो गया। तो एसपी माइनस प्रॉफिट यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ किया तो क्या आ गया, टोटल सीपी आ गया। तो उसने फिर क्या बोला कि 45 मीटर जो है कपड़े उसने बेचे, यानी कि अगर उसने 45 मीटर कपड़े बेचे हैं तो पहले उसने 45 मीटर कपड़े खरीदे होंगे, तो 45 मीटर इधर क्या कर देंगे, सीपी कर देंगे। क्या कर देंगे, 45 मीटर सीपी। तो इधर भी टोटल सीपी, इधर भी टोटल सीपी, तो टोटल सीपी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे तो 1 मीटर कपड़े का और 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45 में से 5 गया तो 40 एसपी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 45 सीपी हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 नंबर 45, 25 8 40 हो जाएगा, यानी कि सीपी बटा एसपी आपका कितना आ जाएगा, सीपी बटा एसपी आपका आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है, 8 यूनिट, और 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है, 9 यूनिट है। यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, 8 यूनिट का सामान 9 यूनिट में बेचा, यानी कि 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। सीपी कितना है, 8 यूनिट है, तो बटा नीचे 8 लिख देंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हल करेंगे तो इसे आपका कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा परसेंट में वैल्यू, 12.5% आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर लाभ कितना होता है, 12.5%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।